गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बताने जा रही हूँ और जिसे हिंदी में न्याय की अवधारणा कहते हैं। न्याय की अवधारणा एक विधिक प्रणाली के कार्यों को उचित रूप में पूरा करने के लिए दो अपरिहार्य तथ्य माने गए हैं। पहला है व्यवस्था का निर्माण और दूसरा है न्याय को यथार्थ रूप देना। व्यवस्था का केंद्र बिंदु समाज एवं विधिक प्रणाली की प्रारूपिक संरचना है। न्याय विधिक मानकों एवं संस्थागत प्रबंध मानव प्राणियों पर उसके प्रभाव और मानव प्रसन्नता एवं सभ्यता के निर्माण में उनके योगदान की अंतर्वस्तु प्रदान करता है। न्याय प्रत्येक विधिक व्यवस्था की आत्मा है, परंतु उसे परिभाषाबद्ध करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। यह एक स्थिर अवधारणा न होकर अपरिवर्तनशील एवं रूपांतरणीय अवधारणा है। इसका प्रयोग अत्यंत विस्तृत रूप में तथा अत्यंत संकुचित रूप में हुआ है। समय एवं परिस्थितियों के बदलाव, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन के दबाव में न्याय की परिभाषा को प्रभावित करते रहे हैं। न्याय की अवधारणा की यात्रा संक्षेपतः व्यक्तियों के बीच न्याय से वर्तमान सामाजिक न्याय अथवा विशिष्ट नियमों पर आधारित आंशिक न्याय से वर्तमान सर्वक्षवादी न्याय की तरफ रही है। न्याय की अवधारणा की अपरिवर्तनीय रूप और विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल सकता है कि न्याय अनुभूति का विषय है और जब सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप न्याय की आवश्यकता का अनुभव हुआ है, उसे अभिव्यक्त किया गया है। सोफिस्ट अनिश्वरवादियों की परिभाषा तो इस प्रकार दी गई है कि आज के युग में उसके बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सोफिस्ट थ्रासिमैकस की न्याय की परिभाषा उद्धृत की है, जिसके अनुसार न्याय बलशाली के लिए लाभकारी होने से इतर कुछ नहीं है। सुकरात और प्लेटो दोनों ने इस परिभाषा को उल्टी परिभाषा की संज्ञा देकर सामुदायिक कल्याण के विपरीत घोषित किया है। स्वयं प्लेटो ने न्याय की परिभाषा नैतिक कर्तव्यपरायणता पर आधारित करते हुए कहा है कि न्याय का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में उसकी क्षमता के अनुसार अपेक्षित कार्य करना है। प्लेटो ने जो न्याय की परिभाषा दी वह स्वयं उस समय की वर्ग व्यवस्था की पोषक थी। इस तरह की न्याय की व्याख्या में न्याय को एक ऐसा सैद्धांतिक फ्लेवर दिया गया जो आज की न्याय की अवधारणा के अनुसार खटकता है या किसी तत्व की कमी महसूस करता है। प्लेटो ने वर्ग व्यवस्था के औचित्य के अनुसार शासक, सैनिक, कृषक और शिल्पकार के लिए अपने लिए विहित कार्य करना न्याय माना। परिणामतः प्लेटो ने न्याय की व्याख्या करते हुए कहा है कि अपने कार्य से मतलब रखना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने वाला न होना ही न्याय है। इसी तरह की न्याय की व्याख्या मनुस्मृति, महाभारत तथा अन्य धर्म ग्रंथों में धर्म के ह्रास के समय में सामाजिक स्तरीकरण और जाति व्यवस्था को विधिमान्यता देने की नीयत से की गई है। डीन रास्कोपाउंड ने अपनी पुस्तक ज्यूरिस्प्रूडेंस वॉल्यूम 4 पेज नंबर 394 में स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज की व्यक्तिवादी व्यवस्था में सामाजिक संस्था के रूप में जाति सामाजिक व्यवस्था से असंगत है, परंतु हिंदू इसे भार स्वरूप नहीं मानते हैं। उनके लिए यह सब सहज और वांछनीय है।
न्याय के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण प्लेटो से थोड़ा भिन्न था। अरस्तु के अनुसार न्याय कुछ हद की समता में निहित है। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा में अरस्तु ने आनुपातिक समता के सिद्धांत के अनुसार लोगों के बीच सांसारिक वस्तु और सामयिक वितरण की अपेक्षा की है। समान लोगों में समान वस्तुओं का वितरण और असमान लोगों में असमान वस्तुओं का दिया जाना न्याय का अंग है। अरस्तु की समता का मापदंड योग्यता और नागरिक उत्कृष्टता है। यद्यपि अरस्तु ने समता को न्याय का मापदंड बनाया, परंतु सामाजिक व्यवस्था में विस्तृत तौर पर असमता को सहन किया है। कुछ शर्तों के साथ अरस्तु ने दासता की संस्था तथा स्त्रियों पर पुरुष के अधिकार को सहज और आवश्यक माना। इसी कारण अरस्तु ने आनुपातिक समता को सामाजिक स्त्रीकरण और विशेषाधिकार की मान्यता से असंगत नहीं माना। अरस्तु ने न्याय को सामाजिक गुण माना जो लोगों के आपसी संबंधों को निश्चित करता है। अरस्तु के अनुसार अकेला न्याय दूसरों के लिए हितकारक है क्योंकि वह दूसरों के लाभ का कार्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं अपने लेक्चर को इसके साथ कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।